प्रभात। मैं प्रशांत कुमार चतुर्वेदी यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट राजपुर कैंपियरगंज से आपका हिंदी का शिक्षक। विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा 8वीं की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 3 का 6वां अध्याय भगवान के डाकिए कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता में कवि ने हमें प्राकृतिक घटकों के माध्यम से आपसी प्रेम और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे संपूर्ण मानव जाति का लाभ हो। हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिसकी सराहना युगों युगों तक की जाए। हम सभी ईश्वर की देन हैं। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की है, रचना की है। इस पृथ्वी पर जितने भी घटक हैं, चाहे वे जीवित हैं या मृत हैं, सबका सृष्टिकर्ता ईश्वर ही है। ये सुंदर प्रकृति भी ईश्वर की ही देन है। और जब यह प्रकृति हमसे भेदभाव नहीं करती, देशों में भेदभाव नहीं करती, कोई फर्क नहीं दिखाती, तो हम इंसान ऐसा कार्य क्यों करते हैं? हम इंसानों को भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं दिखाना चाहिए। हमें अपने मन मस्तिष्क से इस भेदभाव की धारणा को निकाल देना चाहिए और मानवता तथा प्रेम की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। हमें सबका सहयोग करना चाहिए और किसी से भी बैरभाव नहीं रखना चाहिए। इसी भावना से युक्त होकर के कवि ने यह कविता रची है, लिखी है, और उन्होंने इस भावना को व्यक्त करने के लिए कविता में प्राकृतिक घटकों का सहारा लिया है। तो आइए पढ़ते हैं भगवान के डाकिए। पंछी और बादल, पंछी और बादल, पक्षी और बादल, पंछी नहीं है, पंछी है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, देखिए इस कविता के पहले जो इन्होंने कविता लिखी है, पहले इसके जो कठिन शब्द हैं इसके अर्थ को भी जान लें। देखिए, डाकिया आप जानते होंगे, डाकिया चिट्ठी लेकर आता है। अब धीरे धीरे डाकिए का डाक का प्रचलन कम हो रहा है, लेकिन डाकिए का विशेष महत्व होता है। वह चिट्ठियाँ लेकर आता है, लोगों का संदेश लेकर आता है। ठीक है, तो एक संदेश वाहक, और यह मनी आर्डर भी लेकर आता है। इसके पहले वाले अध्याय में मैंने आपको शायद पढ़ाया भी होगा। ठीक है, तो डाकिए का अर्थ है एक संदेश वाहक, जो संदेश लेकर जाता है। महादेश मतलब एक बड़ा देश, कोई बड़ा देश। ठीक है, और पेड़ बाँचने का अर्थ होता है पढ़ना। हम तो केवल यह आंकते हैं का अर्थ होता है अंदाजा लगाते हैं। फिर देखिए सौरभ का मतलब होता है सुगंधित। ठीक है, सुंदर, सुगंधित। तिरता है मतलब तैरता है, बहता है, तैरता है। ठीक है, फिर और तो कोई कठिन शब्द है नहीं इसमें, तो ठीक है। इस कविता के अर्थ को हम समझते हैं। पहले क्या है यह कविता, कवि क्या बताना चाहते हैं इस कविता में, क्या अर्थ है इस कविता का। देखिए, पहले तो यह बहुत ही सामान्य अर्थ शब्दों में लिखी हुई कविता है, जैसे गद्यात्मक शैली में लग रही है, जिसे पढ़कर व्यक्ति थोड़ा बहुत तो समझ ही जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं कवि। पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं, कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि कहते हैं कि पंछी और बादल ये क्या है? भगवान की डाकिए हैं। और डाकिए का काम क्या होता है? संदेश पहुंचाने का। डाकिए का काम होता है संदेश पहुंचाने का। हमने जो डाकिए देखे हैं मनुष्य, वो हमारे घर तक संदेश पहुंचाते हैं, मनी ऑर्डर पहुंचाते हैं। तो ये भी पंछी और बादल भी क्या करते हैं? संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन ये किसके डाकिए हैं? ये इंसानों की डाकिए नहीं है, ये भगवान की डाकिए हैं। और भगवान की डाकिए हैं तो किसका संदेश लेकर जाएंगे? ये भगवान का दिया हुआ संदेश ही लेकर जाते हैं।
ठीक है। वैसे पंछी और बादलों को रोक पाना या एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में अवरोध उत्पन्न कर पाना ये संभव नहीं है। पंछी और बादल, इन्हें कोई रोक नहीं सकता, इन्हें कोई बांध नहीं सकता, वे एक देश से दूसरे महादेश तक जाते ही रहेंगे। ठीक है। ये भगवान, चूंकि ये भगवान के डाकी हैं, तो इनकी मार्ग में अवरोध कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है। पंछी और बादल ये भगवान के डाकी हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं। कभी कहते हैं पंछी और बादल ये जो है किसके डाकी हैं? ये भगवान के डाकी हैं, जो भगवान के द्वारा दिया हुआ संदेश, ठीक है, जो भगवान के द्वारा दिया हुआ संदेश एक महादेश से, यानी कि एक बड़े विशालकाय देश से लेकर के दूसरे विशालकाय देशों तक जाते हैं। देखिए, आप पंछी प्रवासी होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते आते रहते हैं, एक देश से दूसरे जगह जाते आते रहते हैं। तो इसलिए इन्हें किसी प्रकार का हमारी तरह किसी दूसरे देश में जाने के लिए उन्हें किसी वीज़ा या किसी शासन के आदेश की आवश्यकता नहीं होती, किसी जांच प्रणाली से नहीं गुजरना पड़ता। ये तो अपनी इच्छा के मालिक होते हैं भगवान, चूँकि ये भगवान के भेजे हुए प्रकृति के ऐसे घटक हैं जिन पर किसी का बस नहीं चल सकता। ये भगवान के माध्यम से, भगवान के दिए हुए संदेश को एक महादेश से दूसरे महादेश तक पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है। हम तो समझ नहीं पाते। अब हम कैसे समझेंगे? पंछियों की भाषा हम समझ पाएंगे क्या? हम किसी व्यक्ति की भाषा समझ सकते हैं, हम किसी के लिखे हुए भावों को हम समझ सकते हैं, पढ़ करके समझ सकते हैं, किसी के विचारों को समझ सकते हैं, लेकिन पंछी क्या कहना चाह रहा है, किस प्रकार का संदेश लेकर जा रहा है, बादल किस प्रकार का संदेश लेकर जा रहे हैं, ये हमारे लिए समझ पाना संभव नहीं है। यह हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाजते हैं। तो ये जो प्राकृतिक घटक हैं, इनके द्वारा लाई हुई चिट्ठियाँ, इनके द्वारा लाया हुआ संदेश, हम इनकी भाषा को समझ नहीं सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या करते हैं, ये तो हवाओं के माध्यम से आकाश में उड़ते हुए ये एक महादेश से दूसरे महादेश तक चले जाते हैं। ये हवाएं हमारे शरीर को भी स्पर्श करती हैं, हम इनके छुअन को, स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, परंतु उनके द्वारा लाए हुए संदेशों को पढ़ नहीं सकते। हमारे अंदर वह क्षमता नहीं है, हमारे अंदर वह ज्ञान नहीं है, हम उनकी भाषा को जान नहीं सकते, हम ईश्वर के दिए हुए संदेश को पढ़ नहीं सकते, हम ईश्वर का यह गुप्त संदेश नहीं जान पाते हैं। इसको जानने की क्षमता किसके अंदर है? इसको हम नहीं जान सकते, लेकिन इन प्राकृतिक घटकों के द्वारा दिए हुए ईश्वर के संदेश को सिर्फ प्राकृतिक घटक ही जान पाते हैं। वे प्राकृतिक घटक कौन है? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़। ये लोग ही उस संदेशों को पढ़ पाते हैं, ये लोग ही उस संदेशों को बाँच पाते हैं। बाँचने का अर्थ यहाँ मैंने आपको बताया पढ़ने से है। तो चूंकि हम उनकी भाषा को नहीं समझते, हम उनकी भाषा को नहीं जानते, वो हवाओं के माध्यम से एक देश से दूसरे देश तक उड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है। वो हमें हवाओं के माध्यम से हमें स्पर्श करते हैं। ठीक है। उनकी हवाओं को, की छुअन को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा को समझ नहीं सकते, उनके दिए हुए संदेश को हम जान नहीं पाते, उनके लाए हुए संदेशों को समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। उनके द्वारा लाए गए संदेश, जो उनका जो पत्र है, उसे कौन पढ़ता है? उसे पढ़ते हैं पेड़, पौधे, पानी और पहाड़। ठीक है। और जैसे हमारे सामने कोई अगर संदेशवाहक संदेश लेकर आए तो वो अपनी भाषा में उसे समझाने का प्रयास करेगा। ठीक है। लेकिन ये प्राकृतिक घटक जब प्राकृतिक घटकों से ईश्वर के दिए हुए संदेश को बताने का प्रयास करते हैं, तो उनका संदेश बताने का तरीका भी अपना कुछ प्राकृतिक ही होगा, कुछ अलग ही होगा। वो हमारी और आपकी भाषा की तरह वे अपना संदेश नहीं देते हैं, ना लिख कर और ना ही बोल कर। ठीक है। उनका संदेश प्राकृतिक घटकों का संदेश प्राकृतिक घटक ही समझ सकते हैं। ठीक है। वे अपने ही तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करते होंगे। ठीक है। ये कवि का विचार है, कल्पना। देखिए, कवि कल्पनाएं करते हैं, तो ये कल्पना का विषय है कि ये पेड़, पौधे और जो प्राकृतिक घटक हैं, वे ही पंछी और बादल के लाए हुए संदेश को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। कवि कहता है, देखिए, सिर्फ यही नहीं है प्राकृतिक घटक, और भी हैं, जैसे पेड़, पौधे, जानवर, या फिर पहाड़,
या नदियाँ या सागर, कोई भी, ये सभी क्या है, प्राकृतिक घटक है। हवाओं को भी बांधा नहीं जा सकता। वो एक देश महादेश से दूसरे महादेश तक सुगंधित हवाओं को, फूलों की खुशबू को कोई रोक सका है, कोई बांध सका है? नहीं। ये तो सबके लिए है, ये बिना भेदभाव किए अपने खुशबू को बिखेरते रहते हैं। पंछी बिना बेरोक टोक के आपके देश से और बगल के आपके जो है पड़ोसी देश से अगर वैर भी हो तो पंछियों को पंछी इस बात को नहीं समझते, वो बिना रोक टोक के एक देश से दूसरे देश तक जाया करते हैं। ठीक है, तो इन्हें रोक पाना इन्हें किसी के बस की बात नहीं है। वे अपने संदेश को, देखिए अब ऊंचे ऊंचे पहाड़, जैसे अभी आपके उत्तर दिशा में हिमालय जो खड़ा है, तो विशालकाय हिमालय ये आपके देश से भी दिखाई देता है, नेपाल से भी दिखाई देगा, चाइना से भी, अन्य देशों से भी, अगल बगल के देशों से, तिब्बत से, तो अन्य देशों से वह दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि जैसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो क्या कर रहा है, वो झांक झांक कर हमारी तरफ देखने का प्रयास कर रहा है। वो एक देश से अगर दूसरे देश अगर हम उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमें झांकने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक घटक हैं, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हुए, जो प्राकृतिक घटक हैं, उनको दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे वो झांक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झांक रहे हैं, एक देश से दूसरे देश की ओर झांक रहे हैं। ठीक है, इसी तरह पेड़ पौधे और फूल जो अपनी खुशबू लेकर के अपनी खुशबू को किसी बंधन में, किसी दायरे में नहीं बांधते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी महक को पैदा करते हैं और इस सुगंधित महक को पूरे वातावरण में फैला देते हैं, बिना किसी बंधन के, बिना किसी रोक टोक के, पूरी आज़ादी से कोई भी इनकी खुशबू को महसूस कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो ये अपने इस संदेश को प्रचारित करते रहते हैं, अपने विचारों को प्रचारित करते रहते हैं, कुछ एक विशेष प्रकार का संदेश देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये भगवान का संदेश लेकर जाते हैं और कुछ विशेष प्रकार के संदेश देना चाहते हैं। और वो संदेश किस प्रकार से है? कभी कहते हैं कि जैसे आकाश में उड़ते हुए पंछी, बादल, ये क्या है, भगवान का संदेश लेकर आते हैं और एक डाकिए का कार्य करते हैं और एक देश से उड़ते हुए दूसरे देश तक जाते हैं, एक देश से उड़ते हुए दूसरे देश तक जाते हैं। और इन डाकियों का जो संदेश है हम लोग नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी भाषा ही अलग होगी। यह किस प्रकार का संदेश देंगे, इस संदेश को समझने के लिए इस संदेश को सिर्फ अन्य प्राकृतिक घटक ही समझ सकते हैं। भगवान जो ये बादलों के माध्यम से, पंछियों के माध्यम से संदेश भेजते हैं, उन्हें पेड़ पौधे, पहाड़ और जल ही अच्छी तरह से, नदियाँ ही अच्छी तरह से इन्हें समझ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संदेश किसके लिए होते हैं? उन्हीं के लिए होते हैं, उन्हीं के लिए संदेश, उन्हीं प्राकृतिक घटकों के लिए होते हैं। तो इसलिए इनको समझना भी उन्हीं के बस की बात होती है। और कहीं ना कहीं ये जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिना रोक टोक इधर खुशबू बिना भेदभाव किए सबके लिए पूरे वातावरण में फैलती है, कोई भी उसका आनंद उठा सकता है। तो ये एक तरह से एक प्रकार का संदेश है ईश्वर का कि हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, अपने अंदर के गुणों को बिखेर करके सबको लाभान्वित करना चाहिए। जैसा कि पाठ में शुरू में मैंने आपको बताया। ठीक है, पंछियों की तरह ही पंछी क्या करते हैं, एक देश की हवा को, अभी आगे की लाइनों में है, पहले मैं इसे पढ़ लेता हूँ। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम सिर्फ थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक देश की धरती अपने देश की खुशबू को दूसरे देश तक भेजती है। ठीक है, दूसरे देश को भेजती है, हम सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो भी क्या, कि ये कैसे जाते हैं, ये हवा के माध्यम से जाते हैं। एक देश के पंछी दूसरे देश, मैंने अभी आपको बताया, एक देश के पंछी दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों की पांखों से पर तिरता है और वह खुशबू, वह सुगंध कैसे जाता है, पंछियों के पंखों के माध्यम से हम यह अनुमान लगाते हैं। ठीक है, हम यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, जैसे क्या है, जब आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं, आप ये बात जानते हैं, जब जल का वाष्पीकरण होता है तो आकाश में वह बादलों के माध्यम, जब यहाँ धरती पर गर्मी होती है तो
जो जल स्रोत हैं, जो तालाब, पोखरे या नदी, इनका जल जो है इन जल का वाष्पीकरण होकर के आकाश में जाते हैं और जब वहाँ पर नम वातावरण पाते हैं, बादलों में यह समा जाते हैं और ये बादल हवाओं के माध्यम से एक देश से दूसरे देशों तक जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाकर के बरसते हैं। अपने जल को यह यानी कि एक देश का जल ले जाकर दूसरे देश में बरसाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यह ईश्वर की सुंदर देन है कि जहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है वह अपने इन प्राकृतिक घटकों को उनके उस जगह पर भेजते हैं और अपने विचार को कहीं ना कहीं बादल अपने विचार को यहाँ पर प्रस्तुत भी करता है कि हमें जो है किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वह देश आपके पड़ोसी देश का ही हो, वह जल आपके पड़ोसी देश का ही हो, आपके दुश्मन देश का ही हो, लेकिन वह ला करके आपके देश में बारिश कर देते हैं तो वह वहाँ के जल को आपके देश में लाकर गिराते हैं, आप लाकर फैलाते हैं और आपके तपन को बुझाते हैं, आपकी धरती की तपन को बुझाते हैं। तो ये एक प्रकार का संदेश है, एक प्रकार का विचार है कि हम किसी में भेदभाव नहीं करते। ठीक है, प्राकृतिक घटक किसी में भेदभाव नहीं करते तो हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि यह बात कहते हैं कि जो है हम मनुष्यों में जैसे हम जो हैं, हम मनुष्य क्या करते हैं, हम जैसे देशों को सीमाओं में बांट देते हैं, ये भारत का LAC है, LAC है और ये LOC है। तो ये हम देशों की एक बॉर्डर, एक सीमा में हम उसे सीमित कर देते हैं कि यह इस देश की सीमा यहाँ समाप्त हो जाती है, उस देश की सीमा वहाँ से शुरू हो जाती है और इससे पार से उस पार नहीं जाया जा सकता। ठीक है, मनुष्य देशों को सीमाओं में बांट देते हैं, एक दूसरे से बैर भाव भी रखते हैं, भेदभाव भी करते हैं। ठीक है, कभी कहते हैं हम मनुष्य क्या करते हैं, देशों को सीमाओं में बांट देते हैं, हम उनकी सीमाओं को जानते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने में परहेज करते हैं या फिर जाने की हमारी क्षमता हमारे लिए इस बात की इजाज़त नहीं होती कि हम दूसरे की सीमा में घुसे। किंतु जो प्राकृतिक घटक होते हैं, जो प्रकृति होती है, उसे किसी भी प्रकार की सीमा या किसी भी प्रकार का ऐसा मनुष्य के द्वारा मानी गई कोई भी सीमा या मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया कोई भी बंधन उसे रोक नहीं सकता है। तो वह किसी सीमा को नहीं जानती या किसी दायरे को नहीं जानती। वह तो क्या करती है, अपने अंदर जो खासियत है, जो अपने अंदर गुण है, ठीक ना, वह क्या करते हैं, वह सीमाओं में बंधे बिना, वह चाहे वह फूलों की खुशबू हो, हवाओं की सुगंध हो या पंछियों का उड़ना हो, ये जो भी प्राकृतिक घटक है, या एक देश के पानी को दूसरे देश में ले जाकर, या बादलों के माध्यम से पानी का जो एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश में जाकर के बरसने की बात हो। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक घटक हैं, ये किसी भी बंधन को नहीं जानते, किसी भी देश की सीमा को नहीं जानते। इन्हें किसी भी प्रकार का भेदभाव, इनके लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव ये नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की सीमा में ये बंद करके अपने आप को एक सीमित दायरे में नहीं रखते हैं। वे अपना जो भी अपने अंदर की खासियत होती है, गुण होती है, क्षमता होती है, जो उनके अंदर एक वरदान स्वरूप, जो मनुष्य को देने के लिए, जो भी उनके पास, या मनुष्य को देने के लिए, या अपने इस प्रकृति को ही देने के लिए उनके पास जो भी क्षमता होती है, जो भी गुण होते हैं, या जो वरदान होता है, उसे क्या करते हैं, वो सबको बांटते हैं। वे प्राकृतिक घटक उन सबको, सारी चीज़ों को बांटते हैं। जैसे फूल खुशबू बांट देता है, अपनी सुगंध को चारों तरफ फैला देता है। ठीक है, पंछी उड़ करके एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, हवाएं जो हैं एक देश से दूसरे देश में जाती हैं। सीमाओं के बंधन में ये बंधते नहीं हैं। नदियों का जल, ये भी क्या करते हैं, एक देश की नदियाँ दूसरे देश में जाकर के बहती हैं। ठीक है, तो इन प्राकृतिक घटकों को किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। इनके अंदर जो भी गुण है, जो भी खासियत है, इन गुणों को वह सारे मानव जात के कल्याण के लिए इन्हें वह लुटाते रहती हैं, उन्हें दान करते रहते हैं, उन्हें देते रहते हैं। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य देश की सीमाओं में बंधा होता है, उस प्रकार से ये प्राकृतिक घटक किसी सीमा में या किसी बंधन में बंधकर नहीं रहते हैं। ये किसी सीमा को नहीं जानते हैं, किसी रुकावट को नहीं जानते हैं, और इनके अंदर जो भी गुण होती है, जो भी क्षमता होती है, जो भी
एक दूसरे की खुशबू, सुगंध, ठीक है, और जो सुगंधित हवा जो है वो तैरते हुए पंछियों के पंखों के माध्यम से हम तो इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो खुशबू भरी हवा है ये पंछियों के पंखों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश को जाती है। लेकिन वास्तव में जो है एक देश का भाप जो है दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या है, प्रकृति की यह खासियत है, प्रकृति की का यह गुण है कि वह किसी भी प्रकार की सीमा या किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनता। वह अपने सुगंध को किसी बंधन में नहीं बांधने देता। वह एक देश से उड़ते हुए दूसरे देश में चले जाते हैं, ठीक है, चाहे वह पंछी हो, चाहे वह सुगंध हो, ठीक है, चाहे वह सुंदर मनमोहक हवा हो, ठीक है। इसकी महक जो है पंछियों की, ऐसा लगता है कभी कहते हैं कि इनकी महक जो है पंछियों की पाँखों पर तिरता हुआ मतलब इन पर बैठकर ऐसा लगता है कि पंछी ही इन हवाओं को लेकर के इधर से उधर उड़ते रहते हैं और एक देश का भाप बादल के माध्यम से दूसरे देश में बारिश के रूप में बरसता है। अर्थात अपने गुणों को ले जाकर हर जगह एक वरदान के रूप में देता है, जिससे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो सके, संपूर्ण जीवात्मा का कल्याण हो सके, ठीक है। तो प्रकृति कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते, किसी भी प्रकार का जो है इनके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, या किसी से जात, देश, धर्म या मानव के आधार पर यह अपने गुणों को या अपने अंदर की जो भी क्षमता है उसे यह भेदभाव करके इसे नहीं बांटते हैं, बल्कि उन्हें वह बिना भेदभाव के सभी के लिए इसे अपने अंदर की खासियत को, अपने अंदर की गुणों को, अपने अंदर के वरदान को वह सब पर लुटाते, समान भाव से लुटाते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को भी किसी से बैर भाव किए बगैर, मनुष्य को किसी से भेदभाव किए बगैर अपने सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रेम और सद्भाव की भावना का प्रदर्शन करना चाहिए। और इस कविता में कवि ने पंछियों और बादल को भगवान का डाकिए कहा है, क्योंकि ये डाकिए जो है संदेश लेकर जाते हैं, प्रेम और सद्भावना का संदेश है। ये ऐसा संदेश लेकर जाते हैं जिससे संपूर्ण मानव जाति को सीखना चाहिए। आप कम से कम, हम कुछ दे नहीं सकते तो आपसी मेल भाव तो बनाए रख सकते हैं, आपसी प्रेम और सौहार्द का भाव तो बनाए रख सकते हैं, ठीक है, जिससे ये अपनी मानवता को प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो सके। देखिए, इस कविता के जो प्रश्नोत्तर हैं इसको असाइनमेंट के रूप में आपको बता दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। और जो भी इस कविता में आपको चीज़ें समझ नहीं आई होंगी, विद्यालय खुलने पर वो फिर से आपको बताया जाएगा।